जब बच्चा किसी भी सिविल सर्विसेज में जाता है तो उसके लिए सबसे पहली प्रॉब्लम होती है कि उसको स्टडी मटेरियल कहाँ से मिलेगा। एनसीईआरटी का जिक्र हमेशा किया जाता है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि मार्केट किताबों से फ्लडेड है। पास बुक्स, उनको लिखने वाला कौन है, उसकी योग्यता क्या है, कुछ भी पता नहीं होता। तो राजस्थान अध्ययन की जो किताबें हैं वो आरबीएससी की बच्चों को जरूर पढ़ना चाहिए। कई किताबें इतनी महंगी होती है कि बच्चा अफोर्ड भी नहीं कर सकता। अगर आपके पास इन अथॉरिटी किताब का सोर्स हो तब तो कोर्ट में जाकर उनको लगाना। सर, अगर अपन सब्जेक्ट वाइज स्टूडेंट्स को स्टैंडर्ड बुक्स बताने की कोशिश करें जो क्रेडिबल विश्वसनीय स्रोत हो। अगर आप मुझसे क्रेडिबल सोर्स और अथॉरिटी बुक्स के बारे में पूछेंगे जी, तो प्रतीक जी शायद ये पॉडकास्ट आपका 24 घंटे चलेगा। एनसीईआरटी का सर्वे है वो इकोनॉमिक्स के उन प्रोफेसर्स के द्वारा किया गया है जो मैं एक तरीके से कहूँ कि बजट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ऐसे टाइम पे जब एक सब्जेक्ट पे बहुत सारी अनगिनत किताबें अवेलेबल है मार्केट में, इस प्रकार पास बुकों के सहारे, जिसको आप आम भाषा में हिंदी में कुंजियां कहते हैं, उनके सहारे ना जाएं। उनके सहारे से नैया पार नहीं होगी। अक्सर ये देखा गया है कि आरएस जैसे एग्जाम में जिसमें 20 से ज़्यादा विषय हैं, स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं और डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि इतने सारे विषय के लिए कौन सी और कितनी बुक से पढ़ा जाए। नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का पॉडकास्ट सीरीज आरएस एक परिचय सीजन 1 के एपिसोड 3 में। और आरएस के लिए बुक्स और नोट्स विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्कर्ष के आधार स्तंभ और सिविल सर्विसेज एक्सपर्ट प्रोफेसर ए.के. मलिक सर। स्वागत है सर आप। थैंक यू सर, नमस्कार। तो सर, आज जैसे कि हमारा विषय है आरएस के लिए बुक्स एंड नोट्स, सर इस टॉपिक पे सबसे पहले मेरा आपसे यह प्रश्न रहेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स डिसाइड नहीं कर पाते हैं कहाँ से शुरू किया जाए, कौन सी किताबों से पढ़ा जाए। तो सर सबसे पहले एनसीईआरटी का जिक्र हमेशा किया जाता है। तो सर आरएस और आईएएस जैसे एग्जाम्स जो होते हैं, विशेषकर आरएस की बात की जाए तो उसमें एनसीईआरटी का क्या महत्व रहेगा? देखिए प्रतीक जी, जब बच्चा किसी भी सिविल सर्विसेज में जाता है तो उसके लिए सबसे पहली प्रॉब्लम होती है कि उसको स्टडी मटेरियल कहाँ से मिलेगा, वो क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। अगर आप मार्केट में जाएं तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि मार्केट किताबों से फ्लडेड है, ये बाढ़ आई हुई है। और कुछ किताबें तो ऐसी हैं जिनको हम लोग कई बार मजाक में कहते हैं पास बुक्स सीरीज होती हैं। उनको लिखने वाला कौन है, उसकी योग्यता क्या है, कुछ भी पता नहीं होता और बच्चा भ्रम में उसको खरीदता है, जिससे गलत सूचना तो मिलती है, उसके परीक्षा में भी नुकसान होता है, अंकों पर भी प्रभाव पड़ता है और उनका कोई भी महत्व नहीं होता। इसलिए जैसे आपने एनसीईआरटी का जिक्र किया, एनसीईआरटी हमारे एक राष्ट्रीय एजेंसी है। एनसीईआरटी जो बुक्स लिखवाती है वो बुक्स के लिए जो विभिन्न विश्वविद्यालय हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, वहाँ के प्रोफेसर्स को वो टॉपिक देते हैं और वो कहते हैं कि आप इस टॉपिक के ऊपर बुक्स लिखें। तो उस टॉपिक्स के ऊपर जो विश्वविद्यालयों के उस सब्जेक्ट के ज्ञाता हैं, जिन्होंने अपना जीवन ही उस सब्जेक्ट में, मैं कहूँ, पूरा खपा दिया, या मैं यूँ कहूँ कि उनकी आत्मा में ही वही सब्जेक्ट है, वो उन चैप्टर्स को लिखते हैं और उन चैप्टर्स को फिर एनसीईआरटी बुक्स की फॉर्म में लाता है और वो बुक्स हमारे बच्चों के लिए लाभप्रद होती हैं। जैसे क्लास 11 से लेकर 12 तक की किताबें हर सब्जेक्ट में आपको अवेलेबल हैं। हिस्ट्री में भी मिलेंगी, पॉलिटिकल साइंस में भी मिलेंगी, साइकोलॉजी में भी मिलेंगी, साइंस में भी मिलेंगी। अगर उन किताबों को बच्चा पढ़ेगा तो उसको जो सूचना मिलेगी वो बिल्कुल ऑथेंटिक होगी, उसमें किसी भी प्रकार का कोई गलती होने की संभावना नहीं है। क्यों? क्योंकि एक प्रोफेसर नहीं, उसमें कई प्रोफेसर्स का होता है और एनसीईआरटी एक राष्ट्रीय एजेंसी है। मैं आपको यहाँ पर एक चर्चा और करनी चाहूँगा। जैसे मान लीजिए कि पेपर सेटिंग की जो बात आती है, अगर विभिन्न आप पब्लिक सर्विस कमीशंस के बाद ले लें, जितने भी भारत में लोक सेवा आयोग हैं, अब वो जो पेपर बनवाते हैं उस समय वो पेपर सेटर से कहते हैं कि आप प्रश्न जहाँ से पूछ रहे हो, जैसे एमसीक्यू वाले में पर्टिकुलरली पूछ रहे हो, वो किस किताब से है, उसका प्रकाशक कौन है, पब्लिशर कौन है, उसका लेखक कौन है, आपको प्रश्न किस पेज से पूछा, उसको अंडरलाइन करके पेपर सेटर को उसकी फोटोकॉपी भी लगानी होती है। यानी जो क्वेश्चन जाता है वो पूरा पेपर सेटर से फुल प्रूफ जाता है। अब पेपर सेटर कौन सी किताब कंसल्ट करेगा? पेपर सेटर पास बुक्स तो पढ़ेगा नहीं,
ना वो लगा सकता है। अब वो कौन सी किताबें पढ़ते हैं? जो पेपर सेटर होते हैं वो सारे अनुभवी प्रोफेसर होते हैं, वो एनसीईआरटी और जो अथॉन्टिक किताबों को पढ़ते हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि अगर बच्चा एनसीईआरटी की किताब, जैसा मैंने आपको बताया कि साइंस में क्लास 6 से 12 तक अवेलेबल है, हमारे एनसीईआरटी में अगर आप हिस्ट्री और इसमें आ जाओ, सोशल साइंसेज में आ जाओ, आर्ट्स में आ जाओ, तो 11 से 12 तक अवेलेबल है। अगर बच्चा उन किताबों को पढ़ेगा तो निश्चित रूप से उसको फायदा होगा और गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं है। एक चीज मैं आपको और ऐड कर दूं, इवन जब बच्चा अपने ऑब्जेक्शन रेज करता है पेपर में, साहब ये क्वेश्चन गलत आया, इसका ये अल्टरनेट गलत है, इसमें ये गलती है, इसमें वो गलती है, और माननीय न्यायालय में जाता है, तो माननीय न्यायालय भी उन्हीं किताबों को मानता है जो अथॉन्टिक होती है। और वो अथॉन्टिक किताबें कौन सी होगी? एनसीईआरटी की, पब्लिश जो राजस्थान बोर्ड की होंगी, जो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स के द्वारा लिखी होंगी, उन किताबों को अथॉन्टिक मानता है। इसलिए बहुत रेलिवेंट आपने कहा कि अगर पब्लिक सर्विस कमीशन की हम तैयारी कर रहे हैं तो हमें एनसीईआरटी की किताबों को तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसके द्वारा कोई विकल्प और दूसरा हो ही नहीं सकता। तो जैसा कि सर ने कहा कि एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो एक क्रेडिबल, ऑथेंटिक यानी कि विश्वसनीय सोर्स रहती हैं कोई भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन शुरू करने के लिए। सर, एनसीईआरटी जो है वो कवर करती है इंडिया के जीके के सारे सब्जेक्ट। बिल्कुल ठीक है सर। आरएस के एग्जाम में राजस्थान का भी बराबर वेटेज रहता है। बिल्कुल ठीक है। तो सर, अगर राजस्थान के सब्जेक्ट्स की बात की जाए, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल, राज व्यवस्था, उनके लिए सर कौन से ऑथेंटिक सोर्स को रेफर करना चाहिए? देखिए, राजस्थान के लिए मैं 2 सोर्स आपको बताऊंगा जो मेरे हिसाब से बेस्ट हैं। राजस्थान बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन, आरबीएससी, ये भी राजस्थान सरकार की एक अथॉरिटी एजेंसी है जो कि स्कूल के पूरे एजुकेशन को कवर करती है, उनके एग्जाम वगैरह को कवर करती है अप टू 12th। अब तो सारे आपका सिस्टम आ गया। हाँ, वो राजस्थान। तो राजस्थान अध्ययन की जो किताबें हैं वो आरबीएससी की बच्चों को जरूर पढ़ना चाहिए। इसके अतिरिक्त राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी है। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी क्या करता है? वो भी एनसीईआरटी की तरीके से विश्वविद्यालय के प्रोफेसर या स्कूल के सीनियर टीचर से किताब लिखने को कहता है, और वो किताब राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी के अंतर्गत पब्लिश होती है। चाहे आप आरबीएससी की किताब ले लें, चाहे आप हिंदी ग्रंथ अकादमी की ले लें। मैं यहाँ पर बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे के ऊपर किताब खरीदना आज के समय में एक भारी बोझ भी होता है, कई किताबें इतनी महंगी होती है कि बच्चा अफोर्ड भी नहीं कर सकता। अब ये जो आरबीएससी, एनसीईआरटी और जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें हैं, इनकी कीमत भी, प्राइस भी बहुत कम होती है, सूचना भी अथॉन्टिक है, उसमें चैलेंज नहीं किया जा सकता। कोई चैलेंज भी करे तो हम सोर्स से उसको बता सकते हैं। इसलिए राजस्थान के लिए मैं 2 सोर्स रेकमेंड करूंगा, आरबीएससी की किताबें और हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें। तो जैसा कि सर ने कहा कि अगर कभी किसी क्वेश्चन पे आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है जो पेपर में आ गया है, और आप उसके साथ अगर कोई प्रूफ अटैच करना चाहते हैं न्यायपालिका में या न्यायालय में, तो राजस्थान अध्ययन की किताबें, हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें और एनसीईआरटी की किताबों से बेहतर कोई सोर्स नहीं है जिसे कोर्ट रिजेक्ट नहीं कर सकते। मैं बताऊं प्रदीप जी, मेरे पास बहुत से बच्चों के एक्चुअल आते हैं कि सर ये क्वेश्चन है, चैलेंजेबल है। अब मैं क्योंकि व्यवहार विज्ञान का प्रतियोगी परीक्षाओं से आपके जुड़ा हुआ हूं, तो वो बच्चा पूछता है कि सर हमें कोर्ट में जाना, कौन सी किताब दें? तो मैं उनको ये रिकमेंड करता हूं कि अगर आपके पास इन अथॉन्टिक किताब का सोर्स हो तब तो कोर्ट में जाकर उनको लगाना, लेकिन अगर आपके पास ऐसी किताब का सोर्स है जिनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है तो कोर्ट उसको ना मानेगा, ना उसकी मान्यता होगी, केवल उसमें समय और पैसे की खराबी होगी। तो इन किताबों को पढ़ेंगे तो माननीय न्यायालय में भी उनकी आवाज सुनाई देगी, और इवन उनका रिप्रेजेंटेशन जो जाता है पब्लिक सर्विस कमीशन में, पब्लिक सर्विस कमीशन इसके लिए ऐसा नहीं है कि ध्यान नहीं रखते। अगर बच्चे का कोई ऑब्जेक्शन है तो वो फिर विशेषज्ञों की एक मीटिंग बुलाते हैं और उनको कहते हैं कि साहब आप किताब लेके बताइए कि बच्चे का ऑब्जेक्शन सही है कि नहीं। और उस समय विशेषज्ञ जब हम लोग जाते हैं तो क्या इन्हीं किताबों का सहारा लेते हैं। तो इन किताबों को बच्चा पढ़ेगा तो निश्चित रूप से उसके पास एक अथॉन्टिक, रिलायबल, विश्वसनीय सूचनाएं मिलेगी। सर, एनसीईआरटी और राजस्थान अध्ययन पढ़ के एक स्टूडेंट अपनी आरएस की तैयारी के फाउंडेशन को, नींव को बहुत मजबूत कर सकता है। उसके बाद उसके ऊपर इमारत खड़ी करने के लिए सब्जेक्ट में और स्ट्रॉन्ग खुद का पोर्शन करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड बुक्स भी सर उसको रेफर करनी पड़ती है। तो सर, अगर अपन सब्जेक्ट वाइज स्टूडेंट्स को स्टैंडर्ड बुक्स बताने की कोशिश करें जो क्रेडिबल, विश्वसनीय स्रोत हो, तो वो सर कौन कौन से रहेंगे? देखिए, अगर आप मुझसे क्रेडिबल सोर्स और अथॉरिटी बुक्स के बारे में पूछेंगे तो प्रतीक जी शायद ये पॉडकास्ट आपका 24 घंटे चलेगा। बिल्कुल, क्योंकि हर सब्जेक्ट की इतनी अथॉरिटी किताबें हैं जिनको हम पूरा विवरण नहीं दे सकते।
वो तो क्लास में जब बच्चा जाएगा पढ़ेगा, इसीलिए क्लास का महत्व भी है। जब वो कक्षा में जाता है तो टीचर बताता है कि कौन कौन सी बुक्स जो हैं वो सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास का कोई सब्स्टिट्यूट या ऑनलाइन बच्चा पढ़ता है तो वहां भी बताई जाती है, उसका तो कोई सब्स्टिट्यूट होता ही नहीं है। फिर भी कुछ किताबें जो बहुत अथेंटिक हैं, जो मानी जाती हैं, मैं 1-2-4 किताबों का बच्चों को एग्जाम्पल देके बताना चाहूंगा। फिर मैं बार बार कह रहा हूं, पास बुक्स प्लीज मत पढ़िए। किताब पढ़ने से पहले उसका ऑथर और उस ऑथर की क्वालिफिकेशन और वो कहां पर है ये जरूर देखिए। जैसे अगर आप इंडियन पॉलिटी की बात करें तो इंडियन पॉलिटी में सुभाष कश्यप जी जाना माना नाम है। ये राज्यसभा और उसके सेक्रेटरी भी रहे, उन लोकसभा के सेक्रेटरी सचिव रहे और बहुत जाना माना नाम है। इवन कई बार माननीय न्यायालय भी कोई इशू होता है तो इनका ओपिनियन भी लेता है कि साहब इसमें आपका ओपिनियन क्या है, यानी उनका ओपिनियन माननीय न्यायालय में भी वेटेज दिया जाता है। तो उनकी इंडियन पॉलिटी में बहुत अच्छी किताब है, बच्चा उसको पढ़े। अगर आप इंडियन हिस्ट्री में जाएं तो बहुत सारे हिस्टोरियंस हैं हमारे, जैसे बिपिन चंद्रा साहब हैं, उनकी किताब है। ऐसे ही एस.के. लाल साहब की किताबें हैं, एक जाना माना नाम है एस.के. लाल साहब का, जिसको आप इतिहास के अंदर पढ़ सकते हैं। अब आप इंडियन ज्योग्राफी पे आ जाओ तो इंडियन ज्योग्राफी के अंदर माजिद हुसैन साहब की किताब बड़ी पॉपुलर और अथेंटिक किताब है, उसको पढ़ सकता है। अब इंडियन इकोनॉमी पे आ जाओ, फिर वही बात आ गई। अब इंडियन इकोनॉमी पे बजट का जो सर्वे है, अब वो हर किताब भी करती है, पासबुक भी करती है, अखबार भी करता है, लेकिन जो एनसीईआरटी का सर्वे है वो इकोनॉमिक्स के उन प्रोफेसर्स के द्वारा किया गया है जो मैं एक तरीके से कहूं कि बजट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, बिल्कुल उसको गहराई में जाकर उसको करते हैं। तो एनसीईआरटी की जो इंडियन इकोनॉमिक्स है, इंडियन एनसीईआरटी बजट सर्वे एंड सर्वे, इसको बच्चा पढ़ ले। इस प्रकार बच्चा हिंदी ग्रंथ अकेडमी में हरिमोहन सक्सेना जी की किताब है ज्योग्राफी की, उसको पढ़ ले। अब व्यवहार पढ़ना चाहता है, मान लीजिए मेंस के लिए साइकोलॉजी में व्यवहार एक है, उसके लिए वह पढ़े एक जनरल साइकोलॉजी सीट मॉर्गन किंग एंड रॉबिन्सन। ये बेस बुक है जो बिल्कुल ऑथेंटिक ओरिजिनल ऑथर, जिसको हम कहते हैं कि बच्चे को पढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार मेरा ये कहना है, बच्चों को नटशेल में किताबें खरीदने से पहले ये जरूर तय कर लें कि उस किताब की क्रेडिबिलिटी, उसकी रिलायबल विश्वसनीयता क्या है। इस प्रकार पास बुकों के सहारे, जिसको आम भाषा में हिंदी में पूंजियां कहते हैं, उनके सहारे ना जाएं। उनके सहारे से नैया पार नहीं होगी, नैया पार होगी तो अथेंटिक बुक से। जैसा कि सर ने कहा, कोई भी बुक खरीदने से पहले उसके ऑथर के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करके जाएं, उनका क्या क्वालिफिकेशन है, और उसके अकॉर्डिंग और अपने एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग आप बुक को रेफर कर सकते हैं। सर, आपने जिक्र किया कोचिंग के क्लास नोट्स का, तो सर ऐसे टाइम पे जब एक सब्जेक्ट पे बहुत सारी अनगिनत किताबें अवेलेबल है मार्केट में, एक बच्चा कोचिंग में क्लास भी ले रहा है, चाहे वो ऑफलाइन ले चाहे वो ऑनलाइन ले, ऐसी परिस्थिति में उसके कोचिंग के नोट्स भी तैयार हो जाते हैं, फिर वो स्टैंडर्ड बुक से भी पढ़ता है, उसको एनसीईआरटीज भी कवर करनी है, उसको राजस्थान का जीके भी कवर करना है। तो सर ऐसी स्थिति में जब इतने सारे सोर्सेज हो जाते हैं, कोचिंग के नोट्स का क्या इंपॉर्टेंस रह जाता है एक स्टूडेंट के लिए? देखिए, कोचिंग के जो प्रिंटेड नोट्स हैं उसकी बात करें वो अलग इशू है, क्लास नोट्स की बात करें वो अलग चीज है। मैं दोनों की ओर बताऊंगा कि जो बच्चे को कोचिंग के अंदर टीचर किताब बताता है, बच्चा पूछता है कि सर आप तो पढ़ा ही रहे हैं, मैं और किताब क्या पढ़ूं, जिज्ञासु बच्चे हैं, उनको आगे बढ़ना है, तो मैं बच्चों से साफ कहूंगा उस टीचर से मेहरबानी करके बच्चा बिना झिझक पूछे कि सर जो किताब आप बता रहे हैं इसका मुझे अथेंटिक सोर्स बताओ, ये किसकी किताब है, किसने लिखी, क्या उनका अनुभव है या क्या है, बच्चे को पूछना चाहिए। और जो कोचिंग से उनको स्टडी मटेरियल मिलते हैं तो कंटेंट्स जो बनाए जाते हैं, उन कंटेंट्स के लिए भी वो सोर्स सारे किताबों को देखा जाता है, उनका एक निचोड़, एक नटशेल वहां पर दिया जाता है, इसलिए उसको हम अथेंटिक मान सकते हैं। लेकिन यहां पर सवाल उठेगा कि क्लास नोट्स बनाएं कैसे, उसको कैसे तैयार करें, शायद ये आप बच्चों को पूछना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था आपसे कि इतने सारी जगहों से जब पढ़ेंगे, ऑथेंटिक बुक भी रखनी होगी, एनसीईआरटी भी पढ़नी होगी, कोचिंग में जो टीचर लिखवा रहे हैं क्लास में वो भी आपको लिखना होगा, बट इतना सारा एक इंसान प्रैक्टिकली याद नहीं रख सकता। बिल्कुल ठीक है। तो सर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जो है चीज आती है शॉर्ट नोट्स बनाने। बिल्कुल। तो सर आरएस जैसे एग्जाम में जहाँ पे 1.5-2 साल तक आपको कंटिन्यूस निरंतरता से पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, सर शॉर्ट नोट्स का क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे बनाए जाए? प्रतीक जी, देखिए मनोविज्ञान पढ़ने का ये फायदा है, मैं मनोविज्ञान का विद्यार्थी हूं और आपके प्रश्न को मैंने पहले भांप के पूछ लिया कि अगला प्रश्न आप क्या पूछने जा रहे हैं, क्योंकि ये प्रश्न आपका बहुत महत्वपूर्ण है और इसको मैं 2 भागों में डिवाइड कर दूंगा।
कि बच्चा क्लास नोट्स कैसे करे और फिर उसके घर पे अपने शॉर्ट नोट्स कैसे तैयार करे। दो भाग को कि बच्चा क्लास में पढ़ता है। सबसे पहले अपन आते हैं क्लास नोट्स के बारे में। क्लास नोट्स को मैं दो भागों में डिवाइड करूंगा। क्लास में बच्चा क्या नोट करे, कैसे करे, और उसके बाद घर जाकर उन नोट्स को आगे कैसे करे। तब शॉर्ट क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपका जो है वो कवर हो जाता है। जब क्लास नोट्स की बात करते हैं तो एक टीचर पढ़ा रहा है, चाहे वो ऑनलाइन है चाहे वो ऑफलाइन है, टीचर पढ़ा रहा है, बच्चे बैठे हुए हैं। सबसे पहले बच्चे को अपना पूरा कंसंट्रेशन, पूरा ध्यान उस टीचर के ऊपर केंद्रित करना चाहिए। अपने ध्यान को बच्चा डाइवर्ट ना होने दे। ये क्योंकि कंपटीशन के लिए बच्चे आते हैं तो नेचुरली उनका एक टारगेट फिक्स होता है। कई बार आपने देखा होगा विश्वविद्यालय में, आप भी पढ़े हैं, मैं भी पढ़ा हूं, पढ़ाया भी है, क्लास में बच्चे होते हैं तो आपस में बातचीत भी कर लेते हैं तो ध्यान बढ़ता है। इसलिए क्लास के अंदर मोबाइल सबके स्विच ऑफ होने चाहिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। सबसे पहले जो टीचर बोल रहा है उसको सबसे पहले वो कंसंट्रेशन करें। अब जो टीचर बोल रहा है आप डिटो साथ साथ लिख नहीं सकते, क्योंकि टीचर तो ये तो है नहीं कि टीचर एक शब्द बोलेगा फिर 5 मिनट रुकेगा, फिर एक बोलेगा 5 मिनट रुकेगा, वो तो पॉज दे दे के बोलता जाएगा। बच्चा क्या करे, टीचर को सुने और जो की पॉइंट्स हैं, उसके जो मुख्य पॉइंट्स हैं उनको नोट करता जाए। किसी संविधान की इस धारा बताई, इस धारा में ये, इस धारा में ये, इस धारा में ये, धारा उसका नाम, उसके आगे ये। अब टीचर जो बाकी बोल रहा है वो अपने मस्तिष्क के अंदर रखे, तो की पॉइंट्स को नोट करे। अब ये इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं हिंदी अंग्रेजी में अगर कहूं, ए स्टूडेंट शुड बी एक्टिव लिसनर। एक बच्चे को क्लास में सक्रिय सुनने वाला होना चाहिए। मैं यहां पर लिसनर को एक डिफरेंशिएट करूंगा। दो वर्ड हैं, लिसनिंग और हियरिंग। दोनों का मतलब सुनना है। बच्चा कहता मैं हियर तो कर रहा हूं, सुन तो रहा हूं। हियर नहीं करना, लिसन करना है। अंतर क्या है, लिसन का मतलब होता है कि जब हम कान के जो ईयर ड्रम में वाइब्रेशन, हम बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं तो आपके कान के पर्दे में ईयर ड्रम में कंपन हो रहा है। जो आवाज आ रही है जब उसको हम कोई मीनिंग दे देते हैं, अर्थ देते हैं, तो वो लिसनिंग है। ईयर ड्रम में कंपन हुआ लेकिन मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं, वो हियरिंग है। मैं क्लास में बैठा हूं, बाहर गेट पे दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, कान में आवाज तो आई कि कुछ बात हुई, मैंने क्या बात हुई उसको नहीं ध्यान दिया, वो हियरिंग है। टीचर जो बोल रहा है वो कौन सा पॉइंट बोल रहा है उसको मैं नोट कर, वो लिसनिंग है। तो क्लास में बच्चे को इसके बाद एक एक्टिव लिसनर के रूप में आना चाहिए। अब बच्चा नोट कर रहा है। कई बार बच्चे कहते हैं कि सर टीचर फास्ट बोल जाते हैं, हम नोट नहीं कर पाते हैं। तो मैं कहूंगा बच्चों को अपनी शॉर्ट भाषा डेवलप कर लेनी चाहिए, यानी कि एब्रीवेशन, जिसको एब्रीवेशन में कहूंगा, एब्रीवेशन डेवलप कर लेना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए उन्होंने कहा राजस्थान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपने राजस्थान में RAG फुल स्टॉप, आपने इंडियन का INDCON, बस खत्म। उसके बाद जो आ गया वो पॉइंट नोट कर लें। तो बच्चा अपना एब्रीवेशन जो है वो खुद नोट करे। इसके अलावा वो क्या कर सकता है, जिसको मैं कई बार टेक्निकली कहता हूं माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग का मेरा मतलब डायग्राम्स, एक चार्ट नुमा बना ले। जैसे मान लीजिए आप इंडियन राजस्थान के कल्चर में या कहीं भी आप पढ़ा रहे हैं जिले, अब वो एक अपने दिमाग में मैप बना ले। टीचर पढ़ा रहा है कि भाई राजस्थान में इतने जिले हैं, एक मैप बना ले 1 2 3 4, इसमें ये यानी मैपिंग कर ले। तो उस मैपिंग से उसके क्या क्लास नोट्स तैयार हो जाएंगे। तो हमें क्लास में क्या करना है, एक्टिव लिसनिंग करनी है, मेन पॉइंट्स को लिखना है, एब्रीवेशन यानी अपनी खुद की भाषा जो आप समझ में आनी है, शॉर्ट पॉइंट ताकि वर्ड समझ में आ जाए। जैसे अपन PTO एक्सेट्रा में ETC लिखते हैं, ETR लिखते हैं, इसी प्रकार हर सब्जेक्ट में बच्चा जानता है क्या क्या कीवर्ड्स हैं, उनके बना ले, उनको नोट करता जाए और फिर डायग्राम के द्वारा भी वो उसको नोट कर सकता है। तो ये वो क्लास में ध्यान रखे। अब क्लास के बाद घर गया, अब उन क्लास नोट्स को क्या करना है, मैं बच्चों से ये कहूंगा सेम डे, अगला दिन नहीं, सेम डे, विद इन 24 आवर्स जो क्लास के नोट्स हैं उनको खोले और उनको जो पॉइंट्स उसने बताया, क्योंकि उस समय टीचर की जो आवाज है वो भी दिमाग में गूंजती है, टीचर ने क्या पढ़ाया वो गूंजती है, कीवर्ड सारे मेरे पास हैं, एब्रीविएशन मेरे पास हैं, मेरे पास मैपिंग मेरे की हुई है। अब उनको वो क्या करे, अपनी जो बुक्स हैं उनके द्वारा आप नोट्स को एलोबरेट कर ले। अगर वो एलोबरेट करेगा तो सारे क्लास के पॉइंट्स जो हैं वो उसके सामने आ जाएंगे और उसके नोट्स जो है वो तैयार हो जाएंगे। दूसरा फायदा देखिए क्या होता है,
बच्चे क्या करते हैं, क्लास में नोट्स बना लिया, पॉइंट्स लिख लिए, फिर उसको हम आप और मैं भी विद्यार्थी रहे हैं, सभी विद्यार्थी अक्सर सुस्ती करते हैं, लेकिन मैं जो पब्लिक सर्विस कमीशन में बच्चे जो RS IS का सब लेकर आए हैं, उनके लिए उनको मैं आग्रह करूंगा, मैं तो निवेदन शब्द कहने में भी परहेज नहीं करूंगा, निवेदन करूंगा कि उसी दिन उनको एलोबरेट, क्यों, नोट्स तो तैयार होंगे, शॉर्ट नोट्स की बात करेंगे, दूसरा फायदा क्या होगा, जब क्लास नोट्स को मैं घर आकर उसको विस्तार से लिखता हूं, मुझे तुरंत पता चलेगा ये पॉइंट मेरी समझ में नहीं आया, ये पॉइंट मेरे को क्लियर नहीं हुआ, मैंने लिखा तो है लेकिन इसका मीनिंग क्या मैं समझ नहीं पा रहा हूं, तो अगले दिन वो क्लास में जाकर टीचर से पूछ सकता है। हर टीचर अगले दिन क्लास में जब स्टार्ट करता है तो कहता कल मैंने आपको ये पढ़ाया, उसके आगे कंटिन्यू करता है वो। सही है, मैं और आप यही करते हैं। अब जब वो कहता है मैं कंटिन्यू करें, तो बच्चा उस समय कह सकता है कि सर जो कल आपने ये पॉइंट बताया था मुझे क्लियर नहीं हुआ, तो टीचर उसको दोबारा एक्सप्लेन करेगा। ये कब होगा, जब वो क्लास नोट्स को जाकर घर पे अपना क्या करेगा, तैयार करेगा। तो वो गैप्स ढूंढे कि मेरे कहाँ का गैप्स हैं, वो अपनी स्टडी मटेरियल को इकट्ठा करे और उसको एलोबरेट कर ले और उसके द्वारा वो जाकर उसको बनाए। अब आपका अगला सवाल ये था कि शॉर्ट नोट्स उसको कैसे बनाया जाए। देखिए, हमेशा जो नोट्स होने चाहिए वो शॉर्ट होने चाहिए। अगर हम नोट्स बनाने चाहें तो हम 3 पेज का भी पॉइंट बना सकते हैं, लंबा भी कर सकते हैं। मैं शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं उस पर तो मैं आपको बताऊंगा बच्चों को क्या करना है, लेकिन उस शॉर्ट नोट बनाने का फायदा क्या होता है। फायदा सबसे ही होता है कि नंबर 1, हमारी जो मेमोरी है वो एक लिमिटेड होती है। ऐसा नहीं है कि हमारी मेमोरी इतनी अनलिमिटेड है। कभी सोचो, आपकी सबकी गाड़ियों के, कार के नंबर, मोटरसाइकिल के नंबर 4 डिजिट में क्यों है? क्यों नहीं किसी कार का नंबर, मेरी कार का नंबर 1,05,672 क्यों नहीं है? वो सीरीज बदलती है लेकिन नंबर हमेशा 4 में रहता है। क्यों? क्योंकि मेरी मेमोरी लिमिटेड है। अगर मैं एक्सीडेंट करके भागूंगा तो ट्रैफिक वाला 4 नंबर आराम से पढ़ लेगा। आप बैंक में चले जाओ, शुरू के नंबर कॉमन है, लास्ट के अलग होते हैं, अकाउंट नंबर। आप मोबाइल में आ जाओ, मोबाइल के पहले अलग होंगे, लास्ट के आपके अलग होंगे। तो अगर नोट्स आपके शॉर्ट होंगे तो नंबर 1 वह बच्चे की मेमोरी में रहेंगे, उसको रिटेन कर सकता है। दूसरा, परीक्षा से पहले रिवीजन भी करना है। तो अगर मेरे क्वेश्चन शॉर्ट होंगे तो फिर मैं उनका रिवीजन भी, परीक्षा की रात तो अपने सब तो बच्चे का फिर उसे पूरा पढ़ते हैं, कुछ नहीं करना। अगर मेरे शॉर्ट आंसर्स बने हुए हैं तो मैं केवल उन पर नजर दौड़ाऊंगा, पढ़ा हुआ है तो मेरी मेमोरी में अपने आप वो आ जाएंगे, तो इससे उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो शॉर्ट नोट्स बनाने का सबसे बड़ा ये लाभ है। अब सवाल उठता है कि शॉर्ट नोट्स हम बनाएं कैसे? यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए सबसे पहले बच्चे को जो टॉपिक पर वो नोट्स बना रहा है उसके मेन आइडियाज पर फोकस करें कि इस चैप्टर का थीम क्या है, इसका मेन पॉइंट क्या है। अगर मैं ज्योग्राफी में वेदर्स पढ़ा रहा हूं तो वेदर क्या है, मैं अगर राजस्थान में आर्ट और कल्चर पढ़ा रहा हूं तो आर्ट में क्या पढ़ा रहा हूं, क्या मैं डांसेस की बात कर रहा हूं, क्या मैं उसके वास्तुकला की बात कर रहा हूं। अगर मैं मनोविज्ञान की बात करूं, मैं अधिगम पढ़ा रहा हूं तो मैं अधिगम के सिद्धांत की बात कर रहा हूं, या अधिगमों को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स की बात कर रहा हूं, या फॉरगेटिंग क्यों होती है, विस्मरण क्यों होता है उसकी बात कर रहा हूं। ये भी आपके RS में सब में कोर्स में है। सबसे पहले वो उस पॉइंट को क्या करे, फोकस करे कि मेन थीम क्या है। उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए उसको 2 करना है, हेडिंग और सब हेडिंग। पहले एक प्रमुख हेडिंग बना ले, कॉपी बनाए, रजिस्टर बनाए, हेडिंग और उसके सब हेडिंग। जैसे व्यवहार आप पढ़ रहे हैं तो मैंने बनाया कि आज मैं लर्निंग के शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा, मैंने हेडिंग डाला अधिगम। उसके बाद मैंने शॉर्ट हैंड डाला अगला पॉइंट, अधिगम के सिद्धांत। अब अधिगम के कौन कौन से सिद्धांत, उसका सब हेडिंग और आ गया। प्रयत्न व त्रुटि, ट्रायल एंड एरर, पावलाव का प्राचीन अनुबंधन, स्किनर का नैमित्तिक अनुबंधन, गेस्टाल्ट का इंसाइट, बेंडोरा का सामाजिक अधिगम। इस प्रकार मैंने क्या क्या सब हेडिंग बना लिए। अब अगर आप सब हेडिंग बनाओगे तो शॉर्ट नोट्स बनाते समय उस समय आप देखेंगे कि आपके कंसंट्रेट करोगे ट्रायल एंड एरर में केवल थॉर्नडाइक को। अब उनके आप शॉर्ट नोट्स बना लिए। ये नहीं कि थॉर्नडाइक ने क्या किया, बिल्ली का नहीं, थॉर्नडाइक ने क्या कहा, पहला पॉइंट कि अगर हम प्रयासों की संख्या बढ़ती जाएगी त्रुटियों की संख्या कम होती जाएगी। फिर उन्होंने क्या उपनियम दिए, उपनियम बना लो, उनके बारे में 2-2, 3-3 लाइन लिख लो। तो अगर आपके नोट्स शॉर्ट होंगे, शॉर्ट सेंटेंस होंगे, तो आपको रिवीजन में भी सहायता मिलेगी
ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू में भी हेल्प करेगा, और जैसे आरएस में शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं आपके लिमिटेड वर्ड्स, इतने वर्ड्स, उसमें भी वो सहायता करेंगे। अब देखिए, जब बच्चा ये पॉइंट्स बना रहा है, अब उन शॉर्ट तो बना लिया, 8-10 लाइन का उसने शॉर्ट नोट बना लिया, अब उस शॉर्ट नोट में भी वो कीवर्ड को चुने और उस कीवर्ड को एक मार्कर रखे, एक रेड पेन रखे, जैसे ब्लू से लिख रहा है, रेड पेन, ग्रीन पेन, कोई भी पेंसिल, उनको अंडरलाइन मार्क कर ले। मार्क करने से क्या होता है, हम इसको कहते हैं आइसोलेशन इफेक्ट। अब जैसे अगर स्कूल के अंदर ड्रेस है, स्कूल के बच्चे सब ड्रेस में खड़े रहते हैं, सब एक समान लगते हैं, लेकिन अगर एक बच्चा बिना ड्रेस के खड़ा है तो हजारों में भी पहचाना जाता है वो बिना ड्रेस के है। क्यों? उसके उस कलर ने मेरे ध्यान को आकर्षित किया। अब जब मैं नोट्स पढ़ रहा हूं, अब मैंने की पॉइंट नोट्स कर लिया कि इसमें ये मेन पॉइंट है, तो जैसे कलर्ड है, अंडरलाइन है, मेरा ध्यान उस पर गया। अब उस पर ध्यान जाते पूरा मेरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो उसको क्या करना चाहिए कि उनको आइडेंटिफाई करके कलरिंग भी कर लेनी चाहिए। जब वो शॉर्ट नोट्स बना ले, उसके बाद में जैसे मान लीजिए 15-20 लाइनों का या एक पेज का, आधे पेज का बनाया, फिर एक छोटी सी समरी बना ले कि उसके जो मेन जैसे अपन पेपर करते हैं उसके मेन वर्ड्स क्या थे उनको लिखे। इस प्रकार अगर हम शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो निश्चित रूप से आप देखिएगा कि बच्चे को किस बहुत सहायता होती है। अब जब आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए, मैं विद्यार्थी रहा हूं, शिक्षक भी हूं, और विद्यार्थियों की क्या आदत होती है उससे आप और हम भली भांति परिचित हैं। हम करते क्या, जब कोई भी कोचिंग में जाते हैं या कभी क्लास में जाते हैं तो शॉर्ट, तू भी तेरे नोट्स भी दे दे, तू भी दे दे, तू भी दे दे, उसकी किताब अंबार लगा लेते हैं। अब शॉर्ट नोट्स तो बना लिए क्योंकि सर ने बताया, पॉडकास्ट में बताया और क्लास में बताया, टीचर ने बना लिए, उसके बाद वो कॉपी बंद। फिर वो धूल खाती है, और जब दिवाली होली मजाक में मैं कहता हूँ ना, जो दिवाली में सफाई होती है उस समय अपन कहते साफ कर, उन शॉर्ट नोट्स का रेगुलर रिवीजन करें, नियमित, कि मुझे एक बार इनका रिवीजन करना है। मैं इसलिए बार बार कहता हूं, आप कितने भी नोट्स ले लो, अथॉन्टिक किताबें ले लो, कोई पढ़नी अथॉन्टिक है, लेकिन नोट्स अपने खुद के बनाओ। खुद के बनाओगे तो कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी। जब कंसेप्ट क्लियर होगा तो सवाल लिखने का होगा, वो भी मैं लिख पाऊंगा, अगर एमसीक्यू का होगा वो भी मैं सॉल्व कर पाऊंगा। अब रटने टाने का सिस्टम खत्म है, उसको हमें नहीं करना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, फ्लैश कार्ड भी बना लेते हैं। आप चाहो तो कार्ड्स बना लो, उस पर पॉइंट्स अपने लिख लो, वो आपके नेचर के ऊपर है कि आप किस प्रकार बनाएं। यानी कि जैसा कि सर ने कहा कि क्लास में जब टीचर पढ़ा रहे हो तो सबसे पहले आपको ध्यान से उनको सुनना होगा, समझना होगा, और साथ साथ क्योंकि टीचर अपनी स्पीड से पढ़ाते हैं तो शॉर्ट फॉर्म में, एब्रीवेटेड फॉर्म में उनको लिखना होगा। और उसके बाद आप स्टैंडर्ड ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ के अपने नोट्स में वैल्यू एडिशन करें, और बाद में शॉर्ट नोट्स बनाएं जिसमें कीवर्ड्स लिखें, हाईलाइट करें और मल्टीपल रिविजन्स करें। बिल्कुल सर, आरएस का जो एग्ज़ाम है इसमें अलग अलग चरण होते हैं। पहले प्री का एग्ज़ाम होता है, फिर मेंस का होता है और फिर इंटरव्यू होता है। तो सर, इन अलग अलग चरणों के लिए क्या अलग अलग नोट्स बनाए जाएं, या सेम नोट्स जो है वो प्री में भी काम आ सकते हैं, वो मेंस में भी काम आ सकते हैं और वो इंटरव्यू में भी, क्योंकि सब्जेक्ट सर काफ़ी हद तक प्री और मेंस के सिमिलर है। बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा प्रतीक जी, और ये बच्चों के लिए जानना भी जरूरी है। मेरा ये मानना है कि चाहे वो आपका एमसीक्यू वाला हो जिसको आप प्रीलिमिनरी कह रहे हो, या मेंस हो, इसके नोट्स अलग होने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि एमसीक्यू के नोट्स तो हो ही नहीं सकते। आपने एमसीक्यू बना के अगर 10 सवाल याद कर लिए, वो तो थोड़ी पूछे जाएंगे, कोई जरूरी है कि भी पूछे जाएं। लेकिन अगर आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए तो एमसीक्यू भी तो उसी में छिपा हुआ है। तो मेरा ये कहना है कि बच्चे अगर अपने शॉर्ट नोट्स बना लें, अब वो नहीं कि मतलब 5-5 पन्नों के डिस्क्रिप्टिव कर लें, फिर 5 पढ़ने का मन भी नहीं करता और आदमी थकता भी, बोर भी होता है। अगर हम शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो हमारा एमसीक्यू ऑलरेडी तैयार होगा। अब मैं इस पर आऊंगा। आप आपने शॉर्ट नोट्स बना लिया, अब आप बच्चा खुद सोचे कि इसमें एमसीक्यू क्या बन सकता है। वो किसी पर निर्भर ना रहे कि ये क्या बन सकता है, ये कौन सा सिद्धांत क्या कहता है। इस जिले की प्रॉब्लम पूछी गई है, मैंने जिले की बना लिया, इस जिले के मिनरल्स ये, इस जिले की क्रॉप्स ये, इस जिले की एजुकेशन ये, अब ये बना लिया। अब उस जिले में क्या पूछा जा सकता है, इसको तैयार करें। जैसे मैंने मान लीजिए मैं राजस्थान पढ़ रहा हूं, मैं राजस्थान के जिले पढ़ रहा हूं, जोधपुर ले लीजिए। अब मैंने जोधपुर के नोट्स बना लिया कि जोधपुर का परिचय क्या है। तो जोधपुर के नोट्स में मैंने अपना परिचय बना लिया कि जोधपुर एक शिक्षा नगरी है, एजुकेशनल हब है।
अब शॉर्ट नोट में मैंने क्या बनाया, एजुकेशनल हब इसलिए है कि यहां पर अगर हम विश्वविद्यालय देखें तो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, एमबीएम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, लॉ यूनिवर्सिटी, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, पुलिस यूनिवर्सिटी, फुटवेयर, फैशन डिजाइनिंग, एम्स, आईआईटी आ गया। अब ये मैंने अपना शॉर्ट नोट में बना लिया। अब सवाल क्या आएगा कि राजस्थान में आईआईटी कहां पर है, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर या बीकानेर? तो मेरे क्वेश्चन तो तैयार है, तो उसको मैं टिक कर पाऊंगा। अब आईआईएम कहां है, अपन जानते हैं उदयपुर में। तो अगर हम अपने शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो एमसीक्यू में भी वो सहायक होंगे। तो मेरा ये मानना है कि शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसको तैयार करो और उसका रिवीजन रेगुलर करो, यही इंटरव्यू में होता है। तो शॉर्ट नोट्स का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। डिस्क्रिप्टिव नोट्स बच्चे पूछेंगे, कह सकते हैं सर आप शॉर्ट नोट पे जोर दे रहे हो, डिस्क्रिप्टिव पे क्यों नहीं? डिस्क्रिप्टिव तो बनाते थे जब हम क्वेश्चन आते थे इसकी व्याख्या करें, इसको एक्सप्लेन करें, इसका इतिहास बताएं, जब ज्यादा शब्द सीमा। अब वो चीजें नहीं, अब तो शब्दों की सीमा के साथ है। और बच्चा जब शॉर्ट नोट बनाएगा प्रतीक जी, तो उन शब्दों को सीमा में लिखना भी सीखेगा। और दूसरा मेरा एक बच्चों से ये आग्रह रहेगा कि जब आप जिस भी कोचिंग में आप पढ़ रहे हैं, जिस भी क्लास में पढ़ने जा रहे हैं, क्लास टेस्ट को अवॉइड ना करें। मैंने अक्सर देखा है कि क्लास टेस्ट के दिन आधी क्लास एब्सेंट हो जाती है। मार्क्स की परवाह मत करो, मार्क्स की चिंता मत करो। जब हम जानेंगे गलती तभी तो सुधार करेंगे। इसलिए कोचिंग का फायदा क्या होता है कि जब वहां रेगुलर टेस्ट होते हैं, जब रेगुलर टेस्ट होगा तो बच्चे को पता चलेगा कि मेरा किस वीक पॉइंट है, कौन सा स्ट्रांग पॉइंट है, कहां मैंने गलतियां की। इसलिए उन गलतियों को भी देखे। घर में अपना सीरीज आती रहती है, बहुत सी जगह मिलती है, करे, लेकिन करने के बाद उनको चेक करे कि मेरी गलती कहां है। जितनी बार हम रिवीजन और अपनी गलतियों को पकड़ेंगे, उतना ही आप देखिएगा कि लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता इतना आसान हो जाएगा कि बच्चों को लगेगा ये तो कुछ है ही नहीं है। हमने एक डर बना रखा है, उस डर को दूर करना है। तो ये थे प्रोफेसर A.K. मलिक सर, जिन्होंने आरएस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को बताया कि आप ऑथेंटिक बुक से पढ़ें। क्लास जो भी आप अटेंड कर रहे हैं, कोचिंग में आप पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कीवर्ड्स पे ध्यान दें, शॉर्ट नोट्स अपने बनाएं, उनका मल्टीपल रिविजन्स करें और टेस्ट सीरीज में रेगुलर रहें, किसी भी प्रकार की उसमें कोताही नहीं बरतें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आप थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा। मैं आशा करता हूं कि बच्चे इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से उनको फायदा होगा। और मैं ईश्वर से कामना करूंगा कि जो लक्ष्य लेके आए हैं वो उनकी मेहनत से उनको मिले। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। हेलो स्टूडेंट्स, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह पॉडकास्ट सीरीज बहुत पसंद आ रही है और आरएस एग्जाम की तैयारी में आपके लिए ये बहुत सहायक साबित हो रही है। आप और किस प्रकार के टॉपिक्स पर और किस प्रकार के प्रश्न पूछना चाहते हैं, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं या उस कमेंट सेक्शन में दिए गए फॉर्म को भरकर अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं। धन्यवाद।